नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे पेट के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं और उसी क्रम में आज मैं आपको हिंदी की पहली क्लास देने वाला हूं। तो किसी भी क्लास को अगर आपको अच्छे से लेना है तो आपको रेगुलर उसमें आना पड़ेगा और आपको रेगुलरिटी ज़रूर बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम हिंदी की बात करेंगे। हिंदी में आपको जो भी प्रश्न होंगे, जो भी आपके डाउट होंगे, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम को क्लियर करने से पहले आपको उसका सिलेबस देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप उसका सिलेबस नहीं अच्छे से जानते होंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। आपको सिलेबस याद होना ज़रूरी है, सिर्फ जानना ही नहीं, आपको सिलेबस याद होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हिंदी कितने नंबर की आने वाली है हमारे पेट के एग्ज़ाम में। हिंदी हमारे 5 नंबर की आती है। कितने नंबर की? 5 नंबर की आती है। 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें से हिंदी 5 नंबर की आती है और उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा है संधि। क्या है? संधि। पहला टॉपिक है हमारा संधि। संधि बेसिकली क्या होती है, संधि के अंदर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये हम आपको अपनी क्लास में बताने वाले हैं। संधि का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक वर्ण एक दूसरे से मिलते हैं तो उसमें किस प्रकार की परिवर्तन होते हैं, ये आप संधि में पढ़ेंगे। संधि 3 तरह की होती हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। क्या? विसर्ग संधि। ये संधि हम आपको अपनी क्लास में बताएंगे आगे। जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगी, सबसे पहला टॉपिक हम संधि से शुरुआत करेंगे। दूसरा क्या है? विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब आप सभी को पता होगा। विलोम शब्द होते हैं विपरीतार्थक शब्द, जिनके अर्थ विपरीत हो, उन्हें क्या कहते हैं? विलोम शब्द। विलोम शब्द हमारे होते हैं विपरीत अर्थ वाले शब्द। जैसे दिन और रात। दिन का विलोम विपरीत क्या होगा? रात होगा। तो ऐसे कौन से प्रश्न पेट के एग्जाम में पूछे जाएंगे, किन किन शब्दों के विलोम पूछे जा सकते हैं, ये हम आपको अपनी क्लास में बताएंगे आगे चल के, जब हमारा टॉपिक विलोम शब्द स्टार्ट होगा। तो पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। समानार्थी शब्द का मतलब जिनके अर्थ समान हो, समान अर्थ वाले शब्द, उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द। मतलब हमें पूरा एक वाक्य दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसको एक शब्द में कैसे परिवर्तित करेंगे, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में आता है। उसके बाद लिंग। लिंग मतलब जेंडर, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ये सब हम लिंग में पढ़ेंगे। समसूत्र भिन्नार्थी शब्द। समसूत्र भिन्नार्थी शब्द का अर्थ है कि जैसा हमें नाम से पता चल रहा, भिन्न आर्थक, मतलब जिनका अर्थ एक दूसरे से भिन्न होता है, उन्हें भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द में था कि समानार्थी शब्द होते थे, इनका अर्थ एक दूसरे से समान होता था, लेकिन भिन्नार्थक शब्द में एक दूसरे से अर्थ बिल्कुल ही भिन्न होगा, तो उन्हें भिन्नार्थक शब्द कहेंगे। मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे आपको पता ही होगा। मुहावरे और लोकोक्तियां का अर्थ होता है जो हम ग्रामीण भाषाओं में प्रयोग करते हैं, उन्हें जो है लोकोक्तियां कहते हैं। सामान्य अशुद्धियां होती हैं, जो वाक्य में कौन कौन सी अशुद्धियां हैं, क्या परिवर्तन करे कि वाक्य शुद्ध हो जाए, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ऐसे प्रश्न समान अशुद्धियों में पूछे जाते हैं। उसके बाद लेखक और रचनाएं आती हैं। लेखक और कौन कौन से लेखक की किस तरह की रचनाएं पूछी जाती है एग्जाम में। जैसे महादेवी वर्मा की यामा रचना पूछी गई थी एग्जाम में। पिछली बार जो पेट का पेपर हुआ था उसमें जो है महादेवी वर्मा की रचना पूछी गई थी। और भी सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है और यही हम आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कराएंगे, उससे ही जो भी रचनाएं होंगी वो पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है संधि। क्या है? संधि। तो हम जो है नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। संधि टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप सभी इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा संधि। संधि में क्या होता है कि दो या दो से अधिक वर्ण जब मिलते हैं, दो वर्णों के मेल से संधि बनती है। दो वर्णों का मेल। अब वर्ण क्या होते हैं जी? सबसे पहले जानना होगा हमें कि वर्ण क्या होते हैं। तो वर्ण को जानने के लिए सबसे पहले, जैसे हमने कोई भी शब्द लिया, कोई भी शब्द लेते हैं, जैसे हमने लिया देव,
देव। तो ये जो शब्द होते हैं ये हमारे स्वर और व्यंजन से मिलकर बने होते हैं। जैसे स्वर क्या होते हैं, आ, बड़ा आ, ई, ये सब जो है स्वर की कैटेगरी में आते हैं, स्वर की कैटेगरी में, ठीक है। और व्यंजन क्या होते हैं, हमारे का से लेके का से ज्ञा तक हमारे व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन के मेल से, स्वर और व्यंजन के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो हम जो है वर्ण को देखते हैं और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। एक आपको एक शब्द दिया जाएगा जिसको आपको मेल करके संधि बतानी होगी, कौन सी संधि है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे थे, जैसे देव, देव प्लस आलय, ये हमारा क्या बना, देवालय। अब एग्जाम में ये प्रश्न दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है, आपको बतानी होगी कि इसमें कौन सी संधि है। तो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। संधि 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, पहला स्वर संधि होती है, स्वर संधि। स्वर संधि को जानने के लिए सबसे पहले हमें स्वर का पता होना जरूरी है। तो आप लिख लीजिए कि स्वर कौन कौन से होते हैं। स्वर है हमारे, एक होते हैं ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। क्या होता है, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर मतलब जो छोटे स्वर होते हैं, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। उसके बाद कुछ संयुक्त स्वर भी आते हैं, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर जैसे ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। इन्हीं सब स्वरों को मिला करके स्वर संधि बनाई जाती है कि कैसे स्वरों का प्रयोग करके हम संधि करते हैं। तो जो संधि बनती है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे हम जो है संधि पढ़ते हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं। संधि में भी स्वर संधि जो है हमारी कई प्रकार की होती है। स्वर संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि और पांचवा अयादि संधि। कौन सी, अयादि। स्वर संधि में हम ये 5 तरह की संधियां पढ़ेंगे। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि और पांचवा अयादि संधि। अयादि संधि। स्वर संधि में ये 5 तरह की संधियां हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दीर्घ संधि के बारे में। किसके बारे में, दीर्घ संधि के बारे में। यहां आप लिखिए दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। ये दीर्घ संधि स्वर संधि का एक भाग है, इसलिए इसको दीर्घ स्वर संधि बोलते हैं। दीर्घ स्वर संधि में क्या, जैसा आप नाम में ही देख रहे हैं दीर्घ, क्या देख रहे हैं, दीर्घ। दीर्घ मतलब कि इसमें छोटे छोटे स्वर मिलके एक बड़ा स्वर बना देते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है छोटा आ, और दूसरे वर्ण में भी हमारा छोटा आ आएगा और ये मिलके बड़ा आ बना देते हैं।
यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगी। दूसरा, जब इधर छोटा आ आए और ये बड़ा हो जाए तब भी हमारा क्या बनेगा, बड़ा आ। मतलब हमारा दो छोटे छोटे स्वरों के मिलने से या एक छोटे स्वरों के मिलने से जब बड़ा स्वर बनता है तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि। अब इसी तरह हम देखते हैं तीसरा, छोटी ई प्लस इधर भी छोटी ई आई और ये मिल के बड़ी ई बना देते हैं, तो इसे भी क्या कहेंगे हम, दीर्घ स्वर संधि। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कोई भी छोटा वर्ण या कोई बड़ा वर्ण आने से बड़ा बने तो उसे क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर संधि। अब इसके नियम होते हैं कुछ, संधि के, दीर्घ स्वर संधि के नियम होते हैं, आप उन्हें नोट कर लीजिए। जैसे कि दीर्घ स्वर संधि के क्या नियम होंगे आप देख लीजिए। इधर होता है हमारा पहला वर्ण, क्या होता है, पहला वर्ण। इधर होता है दूसरा वर्ण और इधर जो मिल के बनेगा वो इधर संधि आएगी। क्या आएगी, संधि आएगी। ठीक, पहले वर्ण में ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, क्या, उ। ह्रस्व दीर्घ का मतलब कि छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, और दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ आए पहले वर्ण में। दूसरे वर्ण में भी सेम यही, ह्रस्व या दीर्घ आ, ई और उ आए। मतलब आ के सामने आ ही आना चाहिए, ई के सामने ई ही आना चाहिए और उ के सामने उ ही आना चाहिए। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो दीर्घ में आएगा। इनके मेल से जो संधि बनेगी वो दीर्घ में ही बनेगी। दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। इनके संधि में चाहे इधर छोटा आ आए, छोटी ई आए या छोटा उ आए, लेकिन हमारा जो रिजल्ट बनेगा वो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ बनेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था देवालय, देव प्लस इधर लगाते हैं प्लस, इधर लिखते हैं आलय। तो अब आप देख रहे हैं इधर देव आया। अब आप कहेंगे सर इसमें आ, ई, यू कहाँ पे आया है? तो आप देखिए जो ये वा लिखा है, वा के बाद में, क्योंकि व्यंजन के साथ हमेशा कोई ना कोई स्वर जरूर आएगा, तो इस वा के बाद में यहाँ पर छोटा आ आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़ा आ आपको पहले से ही मौजूद दिख रहा होगा। तो जब इन दोनों की संधि करेंगे, आ और आ की संधि से बड़ा आ बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा आ। तो जब हम इन दोनों की संधि करते हैं, जब इन दो वर्णों को हम मिलाते हैं एक दूसरे से, तब हमारा, ये तो हम ऐसे ही लिख लेंगे देव, देव को यहां पर लिख लिया। ठीक है, उसके बाद आलय, आलय में क्या होगा कि ये बड़ा आ इस देव के साथ लग के आगे लिख जाएगा। तो यहां पर बड़ा आ लगाते हैं और आलय लिख देते हैं, ये बन गया देवालय। यही हमारी संधि होती है। ठीक है, क्लियर है? आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में जैसे हमने देखा विद्या, विद्या प्लस आलय। ठीक है, विद्या प्लस आलय। अब आप देखिए इसके अंत, पहला वर्ण ये है फर्स्ट वर्ण और ये है सेकंड वर्ण। पहले वर्ण के अंत में ये क्या आया है? बड़ा आ का डंडा आपको दिख रहा होगा, ये देखिए बड़ा आ आया हुआ है। ठीक है, पहले वर्ण के अंत में बड़ा आ आया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। प्लस लगाते हैं। दूसरे वर्ण के प्रारंभ में क्या आया हुआ है?
दूसरे वर्ण के प्रारंभ में भी हमारा बड़ा आ आया हुआ है। तो इसको हमने बताया था आपको कि जब बड़ा आ और बड़ा आ जाए तो इसका जब मेल करेंगे तो आपका बड़ा आ आएगा। इसीलिए जब इन दोनों की संधि होगी तो विद्या को तो हम पहले ही लिख लेते हैं, पहले वाले वर्ण को आप ऐसे ही लिख लेंगे दीर्घ संधि में, पहले वाले वर्ण को ऐसे ही लिख लिया जाएगा दीर्घ संधि में। दूसरे वाले वर्ण में हमें परिवर्तन करना होगा जब हम इन दोनों की संधि करेंगे। दूसरे वाले वर्ण में क्या परिवर्तन करना है, यहाँ पर हमने देखा बड़ा आ और बड़ा आ मिलके बड़ा आ बनाते हैं, तो आप बड़ा आ यहाँ पर लिखने के लिए देखेंगे कि यहाँ बड़ा आ तो आ गया है, ठीक है। अब बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम लिख लेंगे। बड़ा आ हमने पहले ही लिख लिया है, बचा क्या, लय, तो हम यहाँ पर लय लिख देते हैं। ये हो गया हमारी संधि विद्यालय, ठीक है, नोट कर लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से आपको हर टॉपिक समझाए जाएंगे। अभी तो प्रारंभ हमारा संधि से हुआ है, पहला टॉपिक हमारा संधि था, इसीलिए हमने संधि से ही शुरुआत की है। इसके बाद जितने भी चीज़ें हैं वो तो इससे आसान ही आपको मिलेंगी। सबसे बड़ा टॉपिक और सबसे ट्रिकी टॉपिक जो बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, और इससे एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे, 5 में से 2 क्वेश्चन इसी से आते हैं, तो इसीलिए इसको दिमाग लगा के ध्यान से समझना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, अब हमने आ की संधि पढ़ ली, अब हम आते हैं ई की संधि पे। ई को कैसे हम जो है पढ़ते हैं, संधि कैसे करते हैं एक दूसरे में। तो ई की संधि करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ई और ई मिलके क्या बनाते हैं। तो चाहे पहले वर्ण में, फर्स्ट वर्ण में छोटी ई आए या फिर बड़ी ई आए, दूसरे वर्ण में, सेकंड वर्ण में चाहे छोटी ई आए या बड़ी ई आए, ये दोनों मिलके जब संधि बनाएंगे तो उसमें हमेशा बड़ी ई ही आएगी, बड़ी ई ही आएगी। पहले वर्ण में छोटी ई रहे या बड़ी ई रहे, दूसरे वर्ण में छोटी ई रहे, छोटी ई रहे या बड़ी ई रहे, जो हमारा संधि होके आएगी तो संधि में हमारी हमेशा क्या रहेगी, बड़ी ई रहेगी, ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। चलिए, अब इसी के साथ हम ऊ का भी नियम देख लेते हैं। पहले वर्ण में छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए, दूसरे वर्ण में छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए, ये मिलके बड़ा ऊ ही बनाएंगे, संधि में हमारे बड़ा ऊ ही दिखेगा। ये ऊ से जुड़ा हुआ नियम है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दीर्घ संधि की, ये आपको पता होना चाहिए कि हम दीर्घ संधि को पढ़ा आगे देख रहे हैं। आ का नियम हमने समझ लिया है, ई का नियम ये है और ऊ का नियम ये है, तो नोट कर लीजिए। चलिए, एक प्रश्न मैं आपको देता हूँ, उसमें पूछता हूँ कि बताइए कौन सी संधि है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे कि आपको एक शब्द दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है। मैं आपको देता हूँ विद्यार्थी, अब आपको बताना है कि विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि होगी। विद्यार्थी संधि विच्छेद मतलब इसको 2 वर्णों में तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। 2 वर्णों को एक दूसरे में मिला देते हैं तो संधि बनती है, और जब 2 वर्णों में अलग अलग तोड़ते हैं तो संधि विच्छेद कहलाता है। अब इसको आपको 2 वर्णों में तोड़ना है और तोड़ के बताना है कि इसमें कौन सी संधि होगी, ठीक है। चलिए बताइए, मैं बताता हूँ। इसको तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा विद्या प्लस अर्थी, ये इन 2 वर्णों में टूटेगा।
तो अब आप ये इसका संधि विच्छेद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संधि विच्छेद। संधि विच्छेद। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको इस तरह से इसका संधि विच्छेद कर देना है। और जब पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि होगी, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि विद्या और अर्थी में क्या है, दो अलग अलग वर्ण हैं, विद्या और अर्थी। इसमें क्या आया हुआ है? बड़ा आ, तो यहाँ बड़ा आ हमने लिख दिया। इसमें क्या है? छोटा आ। दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? विद्यार्थी में देखिए बड़ा आ आया हुआ है, इसलिए ये बड़ा आ बना रहे हैं। तो ये नियम हमने आपको बताया है कि ये दीर्घ स्वर संधि में होता है। किसमें? दीर्घ स्वर संधि में। यहाँ पर कौन संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि नोट कर लीजिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपके सामने, दूसरा प्रश्न है कपींद्र। कपींद्र में संधि बताइए। सेम ऐसे ही एज इट इज प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। कपींद्र में आपको संधि बतानी है कि कौन सी संधि होगी। कपींद्र में संधि बतानी है। चलिए सबसे पहले इसका संधि विच्छेद करते हैं। किसी भी संधि में सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सी संधि होने वाली है। कपींद्र का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो कपि, कपि मतलब आपको पता होता है बंदर होता है। उसके बाद इंद्र, इंद्र आपको पता है इंद्र देवता है। जब भी हम संधि विच्छेद करेंगे तो दो सार्थक वर्णों में ही इसको तोड़ेंगे। ये नहीं कि आप का इधर कर दें और पिंद्र उधर कर दें, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसीलिए जब भी हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दो सार्थक वर्णों में ही इसे तोड़ा जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके अंतिम अक्षर जो है पा, इसमें कौन सी मात्रा है? छोटी ई की। तो यहाँ पर छोटी ई लिख देते हैं, प्लस इधर हम देखते हैं कौन सा है। इधर तो साफ साफ आप देख रहे हैं कि ई लिखा हुआ है, तो ई लिख देते हैं। अब ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? यहाँ पर देखिए आप, बड़ी ई की मात्रा आपको दिख रही होगी। ये दोनों मिलके बड़ी ई की मात्रा बना रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। आपको मैंने बताया था कि जब छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनाए तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि होगी। क्या होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले प्रश्न में हम देखते हैं कि हमें एक भिन्न टाइप का, एक अलग टाइप का संधि करनी होगी या संधि बतानी होगी। आप सभी को बताना है भानुदय। चलिए सबसे पहले इसको जो है दो सार्थक वर्णों में इसका संधि विच्छेद करिए।
दो सार्थक वर्णों में इसका संधि विच्छेद क्या होगा? आप सभी इसका करिए। भानुदय, भानुदय का अर्थ होता है, भानु मतलब होता है सूर्य, सूर्य का उदय होना भानुदय कहता है। तो पहले लिखते हैं भानु। भानु कैसे लिखा था? भानु। भानु का अर्थ होता है सूर्य प्लस उदय। उदय का मतलब होता है उगना, आपको पता ही है। ये दो वर्णों में इसका संधि विच्छेद किया जाएगा, भानु प्लस उदय। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि इसका जो अंतिम अक्षर है इसमें छोटे ऊ की मात्रा आई हुई है। उसके बाद प्लस यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ भी छोटा ऊ लिखा हुआ है, और ये मिलकर यहाँ पर आप देखिए बड़ा ऊ आया हुआ है। ये दोनों क्या बना रहे हैं? बड़ा ऊ बना रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी, दीर्घ संधि। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं आपको संधि विच्छेद दूंगा, उसको आपको जोड़ करके संधि बनानी होगी। पहला प्रश्न नोट करिए। पहला प्रश्न है वधुत्सव, वधु प्लस उत्सव, इसकी संधि करिए और बताइए कि इसमें कौन सी संधि होगी। वधुत्सव में जब भी हम इसको संधि करनी होगी तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि इसके अंतिम वर्ण में क्या आया है। अंतिम वर्ण में आया है छोटा ऊ। क्या आया है? छोटा ऊ। और इसके प्रारंभ वर्ण में क्या आया है? बड़ा छोटा ऊ। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बड़ा ऊ। अब इन दोनों की जब संधि करेंगे हम वधु लिखेंगे तो इसमें बड़ा ऊ, क्योंकि हमने संधि करके हमें बड़ा ऊ लाना है तो हम यहाँ पर बड़ा ऊ लगाएंगे और इसको उत्सव को आगे ऐसे ही लिख देंगे, वधु उत्सव। ये हमारा संधि होगा, और ये कौन संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। कौन संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। इसी तरह के प्रश्न हम एग्जाम में पूछे गए जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो UPSSC ने पूछे हैं अपने हिंदी में, वो आपको PDF के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी और उसका हल आपको अगली क्लास में समझाया जाएगा कि कैसे कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और उसको जो है किस तरह से हम उसका हल निकाल सकते हैं, किस तरह से उसमें पता कर सकते हैं कि कौन सी संधि होगी। तो वैसे प्रश्न आपको अगले क्लास में प्रोवाइड कराए जाएंगे। और अभी सिर्फ हम दीर्घ संधि की बात कर रहे हैं, इसीलिए जो भी प्रश्न होंगे वो दीर्घ संधि से ही जुड़े हुए प्रश्न होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपने पढ़ाई जो है जारी रखिए और ऐसे ही मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमारे पास केवल 60 दिन का समय है। 60 दिन का समय है। आपको पता है एग्ज़ाम हमारा 15 और 16 अक्टूबर को होना है। 15 और 16 अक्टूबर को होना है, तो लगभग मान के चलिए 60 दिन का समय है, जिसमें पूरा सिलेबस हमें PET का कवर करना होगा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तभी आप एग्ज़ाम में 80 प्लस नंबर, या कह सकते हैं 85 प्लस नंबर लाने हैं, क्योंकि इसमें अब आज मैंने देखा था कि फॉर्म जो है करीब 20-40 लाख के ऊपर शायद जा चुके हैं। तो उसको देखा जाए तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।